जय हिंद सभी को। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री चल रही थी और उसमें अपन के ऐतिहासिक ग्रंथ चल रहे थे। तो अगला अपना जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे थे जहाँ से पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो अगला अपना ग्रंथ है कथावस्तु। ये जो है कथावस्तु वो बौद्ध धर्म का, यानी कि ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। कथावस्तु में हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगला जो है वो है जैन साहित्य हमारा, जिसका नाम है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो है, कल्प सूत्र से हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से हमें पता चलता है। और अगला हमारा जैन ग्रंथ जो है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में हमें महावीर जैन के जीवन चरित्र और समकालिकों के साथ संबंध के बारे में पता चलता है। महावीर जैन के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है और समकालिकों के साथ संबंध, जो इनके समकालिक थे उनके साथ इनके रिलेशन कैसे थे, रिलेशन के बारे में हमें पता चलता है। एक पुस्तक जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, अर्थशास्त्र। इसका नाम अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन ये राजनीति से संबंध रखती है। एग्जाम में मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो इसका संबंध राजनीति से संबंध रखती है। ये पुस्तक राजनीति से संबंध रखती है और इसके लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य के 2-3 नाम हैं। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। और इस अर्थशास्त्र से हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है, तो मौर्यकालीन जो इतिहास है ना, मौर्यकालीन इतिहास, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। एक प्राचीन ग्रंथ और है जिसका नाम है राजतरंगिणी। सबसे पहले तो ये पूछ ले कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। और इसके लेखक हैं कलहण। इसके कलहण जो है वो कौन है, रचयिता जिसको बोलते हैं हम, लेखक जिसको बोलते हैं। राजतरंगिणी में हमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक का इतिहास, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के 12वीं सदी तक का इतिहास पता चलता है। कश्मीर शासकों का इतिहास पता चलता है। 12वीं सदी तक का इतिहास हमें पता चलता है राजतरंगिणी से, जिसके लेखक हैं कलहण। अगली जो हमारी पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ना, इसके रचयिता हैं पाणिनि। इसके रचयिता कौन है, पाणिनि इसके रचयिता हैं। और इसमें मौर्य के पहले और मौर्य युगीन इतिहास का पता चलता है हमें। मौर्यकालीन व मौर्योत्तर जिसको काल बोलते हैं, मौर्य काल से पहले, मौर्य काल से पहले का इतिहास हमें पता चलता है। एक बात और लिख लो, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसमें सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपको पूछ ले लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है, तो सर्वप्रथम लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ है। अगली पुस्तक आती है गार्गी संहिता। हालांकि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये क्या है, ये ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता, लेकिन फिर भी इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है और ये ज्योतिष ग्रंथ है। एक पुस्तक और है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य से किसके बारे में पता चलता है हमें, शुंगों के इतिहास के बारे में।
शुंगों के इतिहास के बारे में हमें महाभाष्य से पता चलता है। और शुंग जो थे ना, वो इनका आक्रमण, हुणों का आक्रमण जो, चलो एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, हुणों का आक्रमण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? हुणों का आक्रमण तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। तो हमने धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे थे। अगला हमारा आता है लेखक, विदेशी लेखक, यानी कि प्राचीन इतिहास के स्रोतों में विदेशी लेखकों ने क्या लिखा है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है टेशियस का। टेशियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। लेकिन इसकी कहानियां जो है ना, वो आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय मानी गई हैं। अविश्वसनीय, क्योंकि इन्होंने जो बातें लिखी हैं उन पे आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इनकी बातें जो है वो अविश्वसनीय मानी गई हैं। अगला लेखकों में आता है मेगस्थनीज, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आप लोगों ने सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना होगा, ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था ना, ये सिकंदर का सेनापति था। आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो याद रखना, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। ये सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर का जो जल सेनापति था ना, उसका नाम लिख लो, उसका नाम था निरियाकस था। मेगस्थनीज की जो है एक पुस्तक है इंडिका से हमें जो है वो मौर्य युगीन समाज और संस्कृति, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगले जो लेखक हैं वो हैं प्लिनी जो है वो, इनकी पुस्तक है वो है नेचुरल हिस्ट्री नाम की, नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, जिसके बारे में, नेचुरल का मतलब प्रकृति होता है, यानी कि भारतीय पेड़ पौधों के बारे में लिखा है इन्होंने। एक और लेखक हैं जिनका नाम है डाइमेक्स जो थे वो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे, ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे, और इनको जो है वो सीरिया के राजा एंटियोक्स ने भेजा था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बिंदुसार ने जो है वो सीरिया के नरेश एंटियोक्स फर्स्ट से जो है वो प्रार्थना की थी सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने के लिए। तो सीरिया के राजा एंटियोक्स ने बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेक्स को भेजा था, और डाइमेक्स ने ही मेगस्थनीज को उत्तराधिकारी, डाइमेक्स को ही माना जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखना। अगले जो लेखक आते हैं वो आते हैं फाहियान। इसका नाम आपने सुना होगा, कभी एग्जाम दिया कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और एक बात ध्यान रखना, ये मौर्य वंश का नहीं था, ये गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था, और फाहियान ने मध्य प्रदेश, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के समाज की समृद्धि के बारे में लिखा है। कि यह समाज जो है बहुत ही समृद्ध और संपन्न था। अगला जो लेखक है वो आता है हवेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हवेनसांग के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो टारगेट था वो था जो बौद्ध ग्रंथ उनको इकट्ठा करके चीन ले जाना। और इनकी एक पुस्तक है, वृत्तांत है, जिसका नाम है सी यू की, ऐसे मान लो
यू की, ये इनका वृत्तांत है, ह्वेनसांग से संबंधित है। ये ह्वेनसांग जो वो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है वो अध्ययन किया था, काफी वर्षों तक रहे थे ये। अगला जो शासक लेखक है वो है अल ब्रूनी। अल ब्रूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी, नाम तो सुना होगा, महमूद गजनी के साथ भारत आया। महमूद गजनी के साथ ये भारत आया था। इसने जो भारत के रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, सामाजिक जीवन है, इनके बारे में लिखा इन्होंने। अगले जो लेखक हैं वो हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है इन्होंने एक वृतांत लिखा है जिसका नाम है रिहला वृतांत। ये अरबी भाषा में लिखा गया है और MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का गाजी बनाया था। दिल्ली का, इनकी जो योग्यता देखकर दिल्ली का गाजी बनाया। गाजी का मतलब होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश यानी कि दिल्ली का न्यायाधीश जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बनाया था। तो अब तक हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा, लेख के बारे में। अगला जो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमें क्या क्या मिले हैं? तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि पुरातत्व जो विभाग है, पुरातत्व शास्त्र, इसका जो जनक है भारत में, पितामह जिसको बोलते हैं, वो अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको पितामह कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का। तो इन्होंने काफ़ी सारे लेखों की खोज जो है वो की, जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऊपरी ऊपर आता है एरन का अभिलेख। एरन का अभिलेख, जो एरन का अभिलेख है, इससे हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? सती प्रथा। सती प्रथा का सर्वप्रथम जो लिखित साक्ष्य है वो एरन के अभिलेख के बारे में हमें पता चलता है। और एरन का अभिलेख किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था भानुगुप्त ने। भानुगुप्त ने। अगला आता है अपना हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये लिखाया था कलिंग राज खारवेल ने। कलिंग राज खारवेल, कलिंग राज खारवेल ने ये अभिलेख लिखवाया। और इससे हमें क्या पता चलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो है वो साक्ष्य जो वो यहीं से मिला है। भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश। प्राचीन समय में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था और भारतीयों को भारती कहा जाता था। भारती का मतलब होता है भरतों की संतान। एक और आता है अपना मंदसौर अभिलेख आता है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया था। यशोवर्मन ने लिखवाया था। एक आता है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख से हमें प्राचीन स्रोत के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें पता चलता है हुणों के आक्रमण के बारे में। हुणों के आक्रमण के बारे में, हुणों के आक्रमण के बारे में। और आप सभी को पता है हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। तो ये लिखवाया किसने? ये लिखवाया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने इसको लिखवाया। और अभिलेख जो है, आपको एक प्रश्न में बता देता हूँ। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का जो अध्ययन है। अगला अपना आता है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख किसने लिखवाया था? ग्वालियर अभिलेख किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था प्रतिहार नरेश भोज ने। प्रतिहार नरेश भोज। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में हमने लगभग संपूर्ण जानकारी जो है वो पढ़ ली है, जो महत्वपूर्ण थी। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इतिहास जो है वो इम्पोर्टेंट, जो दिल्ली पुलिस और MTS की तरफ से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट आएगा। जय हिंद।